इसी के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दिल्ली में होने वाली सारी वारदातों में डैनी का हाथ है। जॉन स्मिथ को डैनी और वीरा ने एक साजिश के जरिए मारा था। तुमने इतना बड़ा नतीजा इतनी आसानी से कैसे अखज़ कर लिया? कर्नल गफूर ने चुपते हुए लहजे में पूछा। मैं इब्तिदा से बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। जॉन स्मिथ के फोन से मुंसलिक टेप रिकॉर्डर को सुनने के बाद पता चला है कि वीरा फोन पर आवाजें बदल बदल कर मजनूनाना अंदाज में जान को धमकियां दे रही थी कि वो बहुत जल्द इसका नरखड़ा चीर देगी और उसे मार देगी। वो नीम पागल और मुहिम पसंद लड़की है। कत्लो गारतगरी हमेशा उसका शौक रहा है। जान खौफजदा होकर छुट्टी पर दिल्ली चला गया। वहां शायद डैनी भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। जॉन एशकोफ ने चाय का एक घूंट लेकर अपना गला तर किया और फिर तफसील बताने लगा। डैनी ने जहरीली सुई इस्तेमाल करके जान को उसके होटल के कमरे में मार डाला। वो तरीका नया था, इसलिए हम भटकते रहे। लेकिन कल अलल सबा अनिल और नरेश की लाशें मिलने के बाद ड्रावालों ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई और पता चल गया कि डैनी भारत में अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए बीमगन के साथ जहरीली सुइयां भी इस्तेमाल कर रहा है। जलाल के सिवा बकिया चारों अफराद के लिए वो बिल्कुल नई कहानी थी। वो तवज्जो से जान की बात सुनते रहे। ये बराह रास्त सबूत नहीं है, फिर भी ये तयन हो जाता है कि जान का कातिल किस फरीक से ताल्लुक रखता था। कर्नल शाहबान ने कहा, आज सुबह सवेरे एक सरहदी मकाम पर पाकिस्तानी फौज ने 3 भारतीयों की लाशें भारतीय फौज के हवाले की हैं। जान ने प्याली से चाय का दूसरा घूंट लेने के बाद बात जारी रखी। वो तीनों भारतीय हैं। एक अमृतसर का गुंडा है, 2 भारतीय फौजी हैं। फौजियों को बीमगन से मारा गया है, गुंडे को उसके पिकअप में मारा गया है। वो मुश्तबा अंदाज में सरहदी इलाकों का सफर करता रहा था। ये समझ में नहीं आता कि वो अपनी गाड़ी में भारतीय फौजियों की लाशें लेकर पाकिस्तान क्यों आया था। ये सब वाकयात भारत में हुए। जलाल ने कदरे मुस्तरिब होकर अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, मुझे इत्तला मिली है कि सरहद पर ऐसा वाकया हुआ है। इसकी तफ्तीश के लिए तुम्हें भारत का रुख करना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये वाशिंगटन का फैसला है। जान ने अपना रुख जलाल की तरफ घुमा लिया। भारतीय अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन हमें डैनी का ट्रैक मिल गया। जब तक वो दिल्ली में रुका रहा, जहर में भुजी हुई सुइयां या जहर इंजेक्ट करने का तरीका इस्तेमाल करके अपने हरीफों को कत्ल और बेहोश करता रहा। शायद दिल्ली के होटलों में ठहरे हुए किसी मुश्तबा फर्द की तलाश में डेविड नामी पुलिस अफसर ने उसकी किसी दुखती रग पर हाथ डाल दिया था। वो भी बदन में जहर सरायत होने की वजह से मर गया। डैनी खामोशी से अपना काम करता रहा। दिल्ली की इंतजामिया उसके वजूद से बेखबर रही। अपने कयाम के आखिरी मरहले पर उसने नरेश को मारा तो फातियाना अंदाज में अपनी मौजूदगी का ऐलान करने के लिए बीमगन इस्तेमाल कर डाली। यह हर बड़े मुजरिम की नफ्सियात होती है कि उसे उसके कारनामों से पहचाना जाए। डैनी इस मकसद में कामयाब हो गया। अब पूरे भारत में उसकी तलाश जारी है और तुम उसे ढूंढने के लिए कराची आए हो। जलाल ने कदरे तंजिया अंदाज में कहा। अमेरिका में CIA हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए माहिरीन ने अनथक अरकरेजी के बाद मुझे यहां भेजने का फैसला किया है, जिसकी मंजूरी सदर ने दी है। जान ने फखर अमेज लहजे में बताया। उनकी मुत्तफिका राय है कि भारत में अब डैनी का साया भी नहीं मिल सकेगा। अनिल और नरेश को मारने के बाद डैनी अमृतसर पहुंचा और मकामी गुंडे के जरिए सरहद पार निकल गया। उसकी गाड़ी को रास्ते में रोकने की कोशिश की गई होगी, मगर उसने मुज़ाहम होने वाले दोनों फौजियों को बीमगन से उड़ा दिया। इनकी लाशें पिकअप में लादी और अपना सफर जारी रखा। तो पिकअप चलाने वाला बिंगू नामी बदमाश पाकिस्तानी फौज की फायरिंग से मरा है। जलाल ने जोर देकर कहा, डैनी पिकअप में था तो वह कहां गया? जलाल का जहन इस वक्त पूरी तेजी से काम कर रहा था। चांद की तफ्तीशी कहानी सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और गला खुश्क होने लगा था। वो सोच भी नहीं सका था कि पाकिस्तान और भारत की सरहद से हजारों मील दूर फेयरफैक्स के इलाके में बैठे हुए CIA के माहिरीन इतनी आसानी से असल कहानी तक पहुंच जाएंगे। ये $1 मिलियन का सवाल है। इसी का जवाब तलाश करने के लिए मैं यहां आया हूं। जान ने अपनी प्याली खाली कर दी। बिंगू वाला वाकया रिकॉर्ड पर है। कर्नल गफूर ने जान की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस वक्त उसे ललकारने के बाद गोलियों की बाढ़ मारी गई, पिकअप में 2 लाशों के सिवा कोई और मुतनफ्फिस नहीं था। सिर्फ बिंगू था और वो मारा गया। मेरी बात समझने की कोशिश करो डियर कर्नल, जान ने बहुत रसानियत से कहा। दोनों फौजी बीमगन के लेजर से मरे हैं। ये इस मखदूश इलाके में डैनी की मौजूदगी का सबूत है। वो दिल्ली से निकला और अमृतसर होता हुआ सरहदी वीराने में पहुंच गया। तो पाकिस्तानी फौज के हाथ नहीं आया तो फिर कहां गया? जलाल को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पेशानी अर्कालूद होती जा रही है। अपने फैसले करते हुए उसे एक लम्हे के लिए भी गुमान नहीं हुआ था कि मेरा कोई हरीफ इतनी आसानी से कड़ियां मिला लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें हमारे बयान पर यकीन नहीं। कर्नल शाहबान ने कदरे बरहमी से कहा, मेरी बात से गलत मफहूम अखज़ ना करो। जान का लहजा मुल्तजियाना हो गया।
डैनी एक मुलजिम बल्कि मुजरिम है। उसके हाथ बहुत से बेगुनाह अमरीकियों और दूसरों के खून से दागदार हैं। यह हमारा या तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। हमें सर जोड़कर अपने इस मुश्तरका दुश्मन का खोज निकालना होगा। उसका लबो लहजा इस कदर मुफाहमाना था कि कोई उसकी राय से इख्तलाफ करने की जुर्रत नहीं कर सका। सब सर हिला कर रह गए। चंद सानियों के लिए इस कमरे में रूह को मुंचमंद कर देने वाला भयानक सकूत तारी हो गया, जिसे कर्नल शाहबान ने गैर इरादी तौर पर ऊंची आवाज से तोड़ा। अगर तुम्हारे इस नजरिए को दुरुस्त मान लिया जाए तो अब डैनी कहां हो सकता है? यहां। जॉन ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से मेज की 24 सतह ठोंकते हुए कहा, वो पाकिस्तानी शहरी है। यह मुल्क उसके लिए बेहतरीन पनाहगाह है। रंग, नस्ल, जुबान और अपने खदोखाल के बिना पर वो यहाँ आम लोगों में घुल मिलकर बेफिक्री से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। हमारे पास उसकी कोई वाज़ेह और नई तस्वीर नहीं है जिसे हम लोगों के लिए मुश्तहर करके उन्हें खबरदार कर सकें। हमने उसके बारे में खबर देने वाले के लिए $10 लाख का इनाम मुकर्रर किया हुआ है। उसे और उसके खानदान को अमरीकी शहरियत और बाइज्जत रोजगार की जमानत दी है, मगर हमारी ये सारी कोशिशें नाकाम रहीं क्योंकि हमारे पास उसे ट्रैक डाउन करने का कोई जरिया नहीं था। तुम सब कुछ कहे जा रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया तो हमारे सरहदी दस्तों की आंखों में धूल झोंकर पाकिस्तान कैसे पहुंच गया? शाहिद राना ने भी नरमी से कहा, ओह डियर, मैं बार बार इल्तिजा कर रहा हूं कि मेरी किसी बात से गलत मफहूम अखज़ ना करो। जान ने खुशामदाना अंदाज में कहा, मैं किसी पर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा। सबकी कोशिशें अपनी जगह पर हैं, लेकिन डैनी उन्हें नाकाम बनाकर पाकिस्तान लौटने में कामयाब हो चुका है। हो सकता है कि वो बिंगू की पिकअप से कुछ देर पहले उतर चुका हो। उसे पाकिस्तानी इलाके में उतारने के बाद बिंगू वापस जा रहा था। रात के अंधेरे और वीराने की यकसानियत की वजह से वो जरा सा भटका और तुम्हारे फौजियों की निगाह में आ गया। अगर बिंगू और डैनी का यही प्रोग्राम था तो वो भारतीय फौजियों की लाशें अपने साथ क्यों लिए फिर रहे थे? जलाल ने पूछा। लाशें छोड़ दी जाती तो वो भारतीय फौज के किसी दस्ते की निगाह में आ जाती, पूरी सरहद पर खलबली मच जाती और बिंगू की वापसी की राह मसदूद हो जाती। अमृतसर पहुंचने के बाद बिंगू इन लाशों को कहां ठिकाने लगाता? जलाल ने आजलाना अंदाज में अगला सवाल दाग दिया। जान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो महसूस कर रहा था कि उसकी बातें सुनकर पांचों पाकिस्तानी अफसर मुस्तरिब से नजर आने लगे थे। उसने अपने लहजे की नरमी बरकरार रखते हुए जवाब दिया, इसे लाशें अमृतसर ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वापसी पर वो इन्हें किसी भी गड्ढे में फेंक देता और भाग निकलता। हर गुजरता हुआ लम्हा उसे लाशों की दरियाफ्त के खतरे से दूर और अमृतसर के करीब पहुंचा देता। एक नजरिया है जो गलत भी हो सकता है। लैंगले में बैठे हुए अफसरों ने बहुत अर्करेजी और दिमाग सोजी के बाद ये कहानी तैयार की है। इसमें हर सवाल और हर इम्कान का तहरीरी तजिया किया गया है। मैं तुमको इसी के मुताबिक जवाब दे रहा हूं। सब इस फाइल में लिखा हुआ है, खुद पढ़ लो। अपनी बात मुकम्मल करके उसने ब्रीफकेस में से सुर्ख रंग की एक फाइल निकालकर मेज पर डाल दी। जलाल का दिमाग चंद सानियों के लिए सुन होकर रह गया। जान हर्फ बहर्फ सही कहानी सुना रहा था। उसने लम्हों ही लम्हों में खुद पर काबू पाया और बोला, तुम बता रहे हो कि राह वालों ने कल तुम्हें अनिल और नरेश के कत्ल के तरीकों से आगाह किया और आज तुम कराची में अपने बड़ों की तैयार की हुई जामी रिपोर्ट लिए बैठे हो। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? जान की मौत हम सब के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। इस भयानक वारदात पर बहुत सा काम किया जा चुका था। कुछ कड़ियां गायब थीं। गुमशुदा कड़ियों का सुराग मिलने के बाद सब काम आसान हो गया। अब तुम क्या चाहते हो? कर्नल गफूर ने जान एशकोफ से सवाल किया। डैनी की तलाश। मैं दिल्ली का एक चक्कर लगाऊंगा, फिर यहां डेरा डाल दूंगा। मैं पाकिस्तान से भरपूर मदद का ख्वाह हूं। अभी तुम अपने बड़ों के तैयार किए हुए एक नजरिए पर बात कर रहे थे। अब हमें जमीनी हकाक पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। कर्नल शाहबान ने सिगरेट सुलगाकर ऐसे सर्द लहजे में कहा कि जलाल चौंक पड़ा। क्या जमीनी हकाक इन बातों से मुख्तलिफ हैं जो मैं करता रहा हूं? जान ने पूछा। खासे मुख्तलिफ बल्कि शायद तल्ख भी हैं। कर्नल शाहबान के लहजे की सर्दमहरी बरकरार रही। इस वक्त मैं हर बात सुनने के मूड में आया हुआ हूं। हमारे दिलों में अगर कुछ तलखियां हैं तो आज इन्हें धुल जाना चाहिए। जान ने खुली रवादारी का इजहार किया। आज तुम बहुत नर्म और धीमे लहजे में बात कर रहे हो। आज से पहले अमरीकियों का लबो लहजा तल्ख हुआ करता था। कर्नल शाहबान ने फैसला कुन अंदाज में लब कुशाई की। डैनी के बारे में मुख्तलिफ अमेरिकी हल्के शुरू से इस बात के शाकी रहे हैं कि पाकिस्तान की बाज़ एजेंसियां दरपर्दा डैनी की पुष्पनाही करती हैं। एक शख्स पै दर पै जराइम करता चला जाए और कानून की गिरफ्त से मुसलसल बचता रहे तो ऐसे शकूक शुबहात का पैदा होना फितरी अमर है। ऐसे चालाक मुजरिम हर मुल्क में पाए जाते हैं। अमेरिका में सैकड़ों अफराद ऐसे होंगे जो बरसों से कानून को मतलूब हैं लेकिन कभी गिरफ्त में नहीं आते। इनके बारे में क्या किया जाता है? गिरफ्तारी होने तक इनकी सरगर्मी से तलाश रहती है। डैनी के खिलाफ पाकिस्तान में सिर्फ एक बार भरपूर मुहिम का आगाज हुआ था।
इसके बाद मुकम्मल खामोशी है। यहाँ उसे मफरूर मुजरिम करार दिया गया है, ना उसकी गिरफ्तारी में मदद देने वालों को तरगीब दिलाने के लिए कोई इनाम मुकर्रर किया गया है। बस मैं यही कह रहा था कि तुम भी नर्म लहजे में इल्ज़ाम तराशी के इरादे से आए हो। पाकिस्तान को इनाम मुकर्रर करने की कोई ज़रूरत नहीं, कर्नल शाबान ने कहा। मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं। जान बोला, तुम्हारे $1 मिलियन के इनाम का कोई जवाब नहीं मिला। तुमने 12 मकामी अखबारों में डैनी और वीरा के खिलाफ इश्तिहार छपवाए। इनका क्या नतीजा निकला? इतने बड़े इनाम के बाद किसी छोटे इनाम का ऐलान मज़हक़ खेज साबित होता। हमारे गरीब मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं है कि किसी एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए करोड़ों रुपए का इनाम मुकर्रर किया जा सके। तुम्हारी यह दलील बिल्कुल बोदी और बेवजन है। हम डैनी और मजहर खान के बारे में पाकिस्तान की मदद चाहते हैं। जान का लहजा संजीदा और सख्त हो गया। गुफ्तगू आगे बढ़ने के साथ उसका सब्र सुकून रुखसत होता जा रहा था। मजहर खान? कर्नल गफूर ने चौंक कर पूछा। ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। यह मुश्तबा पाकिस्तानी है जो बाकायदा वीजा पर अटारी के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। दिल्ली में उर्रावालों की निगरानी में था। अनिल और नरेश के कत्ल वाली रात है वो अपनी गर्लफ्रेंड समेत अचानक दिल्ली से गायब हो गया। होटल के रिकॉर्ड से लिए गए क्वाइफ मेरे पास मौजूद है। ट्राव वाले इसकी निगरानी कर रहे थे तो वो कैसे गायब हो गया? शाहिद राना ने इस्तज़ाइया अंदाज में सवाल किया। ये मुझे दिल्ली पहुंचकर मालूम होगा, जान ने खिफ़त अमेज़ लहजा में कहा। वो मुश्तबा है, अभी उसके जराइम का तयन होना बाकी है। ये तो जानते हो कि वो किस सिलसिले में मतलूब है? जलाल ने मौका मिलते ही जारहाना अंदाज में सवाल किया। शुबा है कि उसने राह के मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। जान बोला, सॉरी जान। कर्नल गफूर ने दो टोक लहजे में कहा, तो मजहर खान के क्वाइफ हमें दे दो, हम अपने तौर पर उसकी छानबीन करेंगे, लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुमको मालूम होना चाहिए कि राह से हमारी दरीना रकाबत है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे बदतरीन हरीफ को कोई फायदा पहुंच सके। सर्द जंग का यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। लैरी ने पहली मरतबा पुरतशवीश अंदाज में अपनी जुबान खोली, वरना वो खामोशी से सारी गुफ्तगू सुनता रहा था। तुम डैनी के लिए यह उज़र क्यों पेश नहीं करते? उसने भी राह वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जान ने एतराज किया। इस पर तुमने जॉन स्मिथ के कत्ल का इल्जाम लगाया है। माजी में भी उस पर कई अमरीकियों के कत्ल के इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क है, इसकी मदद करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कर्नल गफूर बोला। और अगर वो अमरीकियों के खिलाफ होने वाले जराइम में मुलव्विस पाया गया तो तुम उसे हमारे हवाले कर दोगे? तुम्हारा यह सवाल मफरूजे पर मबनी है। कर्नल शाबान ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, हम किसी जाल में फंसने के लिए आमादा नहीं है। शहादतें सामने आने के बाद ही तुम लोगों से ताउन करने या ना करने के बारे में कोई फैसला किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरी नीयत के बारे में तुम्हारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जान का लहजा पहली बार तल्ख हो गया। मजबूरी है जान, कर्नल गफूर ने अपने शाने उचका कर बेपरवाही से जवाब दिया। वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। देखो कर्नल, तुम सिर्फ अपने आस पास देखते हो, हम अमेरिकी पूरी दुनिया के हालात पर नजर रखते हैं। डैनी और उसके मददगार रफ्ता रफ्ता इस खित्ते के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अब इनकी सरकोबी का वक्त आ गया है। तुमको मालूम होना चाहिए कि अमेरिकी हुकूमत रोए ज़मीन के किसी भी हिस्से में मौजूद हर अमेरिकी की जान और उसके माल की हिफाजत की ज़ामिन है। हम इतनी ताकत रखते हैं कि अपने मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले की ईंट से ईंट बजा दें। हमने इबरत की ऐसी कई मिसालें कायम की हैं कि अपने 1, 2 या 4 मुखालिफिन को मौत के घाट उतारने के लिए चंद सौ या चंद हजार बेकसूर मर्दों, औरतों और बच्चों को भी उड़ा दिया। किसी भी अमेरिका पर हमला तसव्वुर किया जाता है, और जॉन स्मिथ बहुत बड़ा अमेरिकी था। यह महज दोस्ती और रवादारी की बात है कि मैं यहाँ मेज पर बैठा तुमसे मुसावियाना अंदाज में बात कर रहा हूँ, वरना हमारे पास अपने मुजरमों से निमटने के दूसरे तरीके भी हैं। जॉन एशकोफ ने ताव में आकर अपने लबो लहजे से नरमी का नकाब नोच डाला था। वो वही जुबान बोल रहा था जो उसके पेश रू बोलते चले आए थे। जॉन के रूप में आने वाली इस ड्रामाई तब्दीली पर वो पांचों हैरान रह गए। वो सब घाग और तजर्बेकार अफसर थे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि आखिरकार जान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उस पर मजीद निश्तर जनी की जाती तो वापस अब बाहर होकर इस अहम मीटिंग को नाकाम बना सकता था। आपस में कोई तबादला ख्याल किए बगैर वो पांचों बैक वक्त एक ही फैसले पर पहुंच चुके थे। इस बात से किसी होशमंद शख्स को इनकार नहीं हो सकता कि आज अमेरिका दुनिया के इकलौती सुपर पावर है। जलाल ने सर हिलाते हुए कहा, अब तुम संजीदा हो गए हो तो मैं भी पूरी संजीदगी से तुमको बता रहा हूं कि हम भारत पर एतबार नहीं कर सकते। अपने मफादात के हसूल के लिए वो अमेरिका को गुमराह करते रहते हैं। तुम उनकी फराम की हुई मालूमात पर इन्हिसार किए बगैर अपने तौर पर हमसे कोई बात करोगे तो हमको पूरी तरह अपना मददगार पाओगे। इनकी बदनीयती इसी एक बात से जाहिर होती है
कि मजहर खान इनकी निगरानी के बावजूद निकल गया और वो हमसे इसकी गिरफ्तारी के ख्वाह हैं। कर्नल गफूर ने कहा, यह सिर्फ उकसाने वाली हरकतें हैं। चांद ने एतराफ़ किया, अगर वो इतना ही खतरनाक था तो उसे दिल्ली में दबोच लिया जाता, मगर डैनी भारत के साथ साथ हमारा भी मसला है। उसके लिए तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम्हारी मदद के बगैर उसे काबू में करना नामुमकिन है। बात बिगड़ते बिगड़ते संभलने लगी थी। जलाल ने जान की नजरें बचाकर कर्नल शाबान को इशारा किया और बोला, खुलकर बताओ कि तुम क्या चाहते हो। हमें डैनी के खिलाफ इश्तिहार दिए एक मुद्दत हो गई और इसका दूर दूर तक पता नहीं है। यह हमारे लिए बहुत सुबकी की बात है। अपने वकार की बहाली के लिए हम जरूरी समझते हैं कि अब अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करें और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लें। अपने वसाइल के बारे में तुम जानते हो, हमें हमारा रोल बताओ। कर्नल शाबान ने कहा, शायद हम कुछ कर सकें। हमें डैनी की वाज़ेह तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स और उसकी आवाज़ का टेप दरकार है। जान ने लम्हा भर सोचने के बाद कहा। कर्नल शाबान एक गहरा सांस लेकर कुर्सी की पुष्टगाह से टिक गया। इस तक रसाई हो जाए तो इस बखेड़ी की क्या जरूरत है, उसे पकड़ ही ना लिया जाए। यह बगले के सर पर मोमबत्ती जलाकर उसे पकड़ने वाली बात है, शाहिराना ने कहा। वो यहाँ का शहरी है, किसी न किसी सरकारी रिकॉर्ड से कुछ न कुछ मिल सकता है। जान ने इसरार किया। डैनी के मुकाबले में उसकी इन निशानियों की क्या अफादियत है? जलाल ने पूछा। सारी कोशिशें उसे जेर करने के लिए हैं। जमीन से तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर हमारे कई सैटेलाइट गर्दिश कर रहे हैं। हर सैटेलाइट 90 मिनट में एक मरतबा पाकिस्तान के ऊपर से गुजरता है। डैनी की तस्वीरें इस निज़ाम में डाल दी जाएं तो चंद रोज में उसे तलाश किया जा सकता है। ओह, अब समझ में आया कि तुम क्या चाह रहे हो। कर्नल गफूर के मुंह से निकला। बदकिस्मती से हमारी किसी एजेंसी के पास डैनी का कोई मुसद्दिका रिकॉर्ड नहीं है। वो एक साई की तरह बेआवाज नमूदार होता है और अपनी कार्रवाई करके छल्लावे की तरह गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं उसका कोई रिकॉर्ड तो जरूर दफन होगा, लेकिन हमें ये इल्म नहीं कि वो रिकॉर्ड किस नाम से होगा। उसका असल नाम तनवीर अली बताया जाता है। उसे डैनी के नाम से पहचाना जाता है। पता नहीं उसने किस नाम से भारत का सफर किया होगा। तुम लोग मजहर खान को भी जरूर देखो। चांद की आवाज एक मरतबा फिर नरम हो गई। मैं वादा करता हूं कि वो मालूमात CIA की तहवील में रहेगी। ड्रा या किसी और भारतीय एजेंसी को इसकी हवा भी नहीं लगने दी जाएगी। इस बारे में कुछ करना या ना करना इन लोगों की मर्जी पर मुनहसर था। इन्होंने वो मौजू खत्म करने के लिए सर हिला दिए। चांद शायद इनकी आमादगी का ही मुंतजिर था। उसने अपने ब्रीफ केस में से एक लिफाफा निकाला और इसमें से कंप्यूटर पर छपे हुए कागज की नकूल निकालकर सातों को तकसीम कर दी। इस कागज पर मजहर खान और गजाला के पासपोर्टों के क्वाइफ लिखे हुए थे। ये गजाला कौन है? जलाल ने कागज पर नजरें दौड़ाते हुए अनजान बनकर पूछा। रावालों का कहना है कि वो मजहर की गर्लफ्रेंड थी, मगर हम इस लड़की को इसके नाम की वजह से अहमियत दे रहे हैं क्योंकि डैनी की बीवी का नाम भी गजाला है। एक मुहिम सा इम्कान है कि डैनी ने मजहर खान का नाम इख्तियार करके रावालों की आंखों में धूल झोंकी हो और वो उल्लू के पट्टे दाल खोर अभी तक उस लड़की और डैनी की बीवी के नाम की मवासलत से गाफिल हैं। पेशावराना लगन और तजर्बा यकजा हो जाए तो बड़ी सी बड़ी गुत्थी पलक झपकने में सुलझ जाती है। जानने एक लम्हे में उस रम्ज को पा लिया था जो राह वाले हफ्ता भर बल्कि उसके बाद भी भूले हुए थे। वो दूसरी समतों में अपनी कारगुजारी दिखाते रहे थे, लेकिन असल नुक्ते को नजरअंदाज किए बैठे थे। जलाल का माथा ठिनक गया। इस बार अमरीकियों के अज़ाइम खतरनाक थे। वो नई लगन के साथ मेरी और गजाला की तलाश में लगे हुए थे। जमीन से खला तक अपने सारे वसाइल को मेरे खिलाफ आजमाने पर तुल गए थे। तुम फिक्र न करो, अब मजहर खान का नाम भी हमारी लिस्ट पर रहेगा। कर्नल गफूर ने जान को यकीन दिलाया। वो इस बारे में मुखलिस था क्योंकि मजहर खान की असलियत से इन सातों की भीड़ में जलाल के सिवा कोई वाकिफ नहीं था।